आज हम नगरीय केंद्रों का स्थापन एवं विकास, लोकेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। नगरीय क्षेत्र का अर्थ एक ऐसे क्षेत्र से होता है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व और मानवीय क्रियाकलाप उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से अधिक होता है। नगरीय क्षेत्र आमतौर पर नगरों, कस्बों या उपनगरीय विस्तारों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नगर केंद्रों का उत्पादन और वितरण सबसे अधिक होगा, वहाँ पर नगरों का घनत्व अधिक होगा। इसी प्रकार किसी नगर का विकास व स्थापना उसकी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। नगर की स्थिति व विकास को समझने के लिए इन परिस्थितियों को जानने के साथ साथ नगर के बसाव स्थान की भौगोलिक दशाओं का जानना भी आवश्यक है। इन दशाओं को किस प्रकार के यातायात साधन उपलब्ध किए हैं, उनके विकास पर कहाँ व किस सीमा तक प्रभाव डाला है। नगर अपने आप नहीं बन जाते, उनको बनाने में अनेक अंतर्निहित क्रियाओं व शक्तियों का प्रभाव होता है। ये शक्तियाँ जैसे कि धरातलीय स्थिति, जलवायु, मिट्टी, अन्य प्राकृतिक संसाधन जिन पर मानव का थोड़ा सा भी नियंत्रण है, नगर की स्थिति व विकास पर प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा राजनीतिक और सामाजिक तत्वों जैसे भी के कारक भी नगर पर प्रभावित करते हैं। नगरों को प्रभावित करने वाले तत्वों को निम्न वर्गों में रखा जाता है। पहला है यातायात के साधन, उद्योग एवं उत्पादन, धार्मिक, राजनीतिक व सैनिक तत्व, और चौथा है अन्य तत्व। यातायात के साधन में जैसे कि हम जल, रेल व सड़क यातायात नगर के विकास तथा स्थापन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व माने जाते हैं। इन साधनों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। प्रारंभिक काल में जल यातायात ने नगरों का विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है। इसके बाद रेल का प्रभाव रहा। इसके बाद सड़क यातायात साधनों का विकास हुआ। इन तीनों साधनों के बाद वायु साधनों का विकास हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि जल यातायात का प्रभाव सबसे पहले नगरों की जो स्थापना पर प्रभाव डालने वाला जो तत्व है जल यातायात ही है। मैकेंजी ने नगरीय विकास पर प्रकाश डालते हुए ये बताया है कि जल यातायात युग के दौरान नगरीय बस्तियों के वितरण का एक विशेष प्रतिरूप स्थापित हो गया था। इस समय नगरों जल मार्ग के किनारे ही स्थापित हुए थे। इन मार्गों का प्रयोग व्यापार के लिए होता था, अतः नगर जल मार्ग से दूर नहीं बस पाते थे। इनके निकट स्थित होने से नगर से सीधा ही बिना किसी कठिनाई के उन स्थानों पर जाया जा सकता था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जल यातायात का प्रभाव प्रमुख रहा, लेकिन जैसे जैसे प्राकृतिक मार्गों पर बसी नगरों से सड़क का भी निर्माण होने लगा। इस समय जो नगर जल के किनारे थे, जैसे कि नील नदी की घाटी में एफ्रोडिटोपोलिस, नील नदी के किनारे थेवस नगर, मेसोपोटामिया में दजलापरात, मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता का नगर, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, सतलज पर रूपड़ नगर आदि स्थित थे। इसके अलावा अयोध्या सरयू नदी के किनारे, काशी गंगा के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, इसके अलावा समुद्र तटीय स्थिति में जो नगर हम जानते हैं वो कालीकट आदि। अब है रेल यातायात का प्रभाव। 19वीं शताब्दी के मध्य में रेल मार्ग का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसका विकास 1890 तक बहुत तेज़ी से हुआ। प्रारंभ में रेल मार्ग को जल मार्ग पर स्थित नगरों से जोड़ा गया। बाद में रेल मार्ग का विकास उन क्षेत्रों से भी किया गया जहाँ पर जल मार्ग उपलब्ध नहीं थे।
इस प्रकार शुरू में रेल मार्ग ने जल मार्ग के सहायक के रूप में कार्य किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी दो विशेषताओं, एक तो नियमित सेवा, दूसरी तीव्र गति व आसान उपलब्धता के कारण जल मार्ग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और वे जल मार्ग की अपेक्षा माल की अधिक ढुलाई करने लगे। इससे न केवल पुराने नगरों का ही विकास हुआ, बल्कि जो क्षेत्र पहले जल मार्ग से दूर स्थित थे और जहां अब रेल मार्ग उपलब्ध हो गए, वहां पर भी रेल मार्ग के किनारे किनारे नगरों का विकास होना प्रारंभ हुआ। अनेक देशों में नगर की स्थापना रेल मार्ग के निर्माण से प्रारंभ हुई तथा कई देशों में जहां नगरों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, वहां पर नगरों व बस्तियों का विकास तेजी से होने लगा। रेल मार्ग जो किसी देश में एक जाल के रूप में फैल गए थे, प्राकृतिक जल मार्ग की तरह सीमित नहीं थे। इस कारण कोई भी नगर अकेला नहीं रहा, वरना उस पर दूर दूर स्थित नगरों व क्षेत्रों का प्रभाव पड़ा। जैसे कि रेल मार्ग के किनारे पर स्थित नगरों जो भारत में हम देख सकते हैं, इटारसी, मुगल सराय, गाजियाबाद, टुंडला, मुंबई, सेंट्रल दिल्ली नगरों के विकास रेल मार्ग का योगदान ही है। तीसरी जो है यातायात के साधनों में सड़क यातायात। सड़क मोटर यातायात जो कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रकाश में आया और बस्तियों का फैलाव हुआ, रेल मार्ग ने किया था। बल्कि इसके अलावा इस सड़क के साथ ही कई नगरों का विकास हमें देखने मिलता है, जैसे कि महानगरीय सड़कों के किनारे कई नगरों का स्थापना हम देखते हैं। उदाहरण के लिए नोएडा, फरीदाबाद, मेरठ, गुड़गांव, नरेला, गाजियाबाद, दिल्ली आदि। इसके अलावा चौथा है वायु यातायात का प्रभाव। ये वायु यातायात किसी नए नगर की स्थापना और विकास में मदद दे सके, लेकिन इसके आधार पर कई नगरों का विकास हुआ, जैसे कि शिकागो, लंदन, कोलंबो, बैंकॉक, फ्रैंकफर्ट आदि ऐसे नगर हैं जो कि वायुयान के आधार पर निर्माण हुआ है। नगर स्थापन का प्रभावित करने वाले तत्वों में दूसरा प्रमुख कारक है उद्योग एवं उत्पादन। अनेक बड़े बड़े उत्पादक व औद्योगिक नगर कोयला है, खनिज भंडार पर तथा निकट ही स्थापित हुए हैं। यातायात के साधनों में इन नगरों की स्थापना पर इतना प्रभाव नहीं डाला जितना कि यहाँ पर कच्चे माल की उपस्थिति ने ऐसे केंद्रों के स्थापन को प्रोत्साहित किया है। लेकिन ऐसे औद्योगिक नगरों के लिए यातायात मार्ग का होना भी आवश्यक है। जैसे कि उत्पादन एवं उद्योग के आधार पर हम देखते हैं तो भारत के कई सारे नगरों का जो विकास हुआ है, जैसे कि औद्योगिक नगरों में हम देखते हैं भारत में जमशेदपुर, भिलाई है, राउरकेला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में डुलुथ है, शिकागो है एवं गारी है, सोवियत संघ में मैग्निटोगोरोस्क है और टूला है। ये सभी उदाहरण हैं। लोहा खदान के निकट वनों की उपस्थिति से ईंधन की समस्या हल करने के लिए भारत के भद्रावती नगर, विजयनगर, ये सभी नगर उद्योगों के आधार पर इनकी स्थापना हुई है। हाँ, जिन स्थानों पर हम उत्पादन और उद्योग को देखते हैं तो इसमें भारत के और कई सारे उदाहरण भी हैं, जिसमें डिगबोई, नाहरकोटिया, मोरेन, अंकलेश्वर का विकास भी इसी का परिणाम है। भारत में तेल शोधन कार्य में नूनामटी, बोरोनी, बोगाईगांव, कोयली, ईरान में अबादान, रूस में बाकू, ग्रोजनी नगरों का स्थापन में सहायता हुई है। अन्य कारकों में धार्मिक, राजनीतिक व सैनिक तत्व। धार्मिक प्रभाव के आधार पर नगरों की स्थापना में सामाजिक और धार्मिक कारक महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन क्षेत्रों में धार्मिकता के आधार पर नगरों का विकास होता है, वो वहाँ की जनसंख्या का बसावट के आधार पर होता है, वहाँ के लगाव, वहाँ के धार्मिकता के आधार पर
माना जाता है। इस प्रकार के नगरों में हम भारत के अंदर कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि वाराणसी की गंगा नदी की, सरयू नदी पर अयोध्या आदि हम मानते हैं। राजनीतिक प्रभाव के आधार पर भी हम कई सारे नगरों का विकास देख सकते हैं, जैसे कि दिल्ली। राजनीतिक प्रभाव के आधार पर भी कई सारे नगरों का विकास देखने को मिलता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो कि एक राजनीतिक प्रभाव के आधार पर उसका निरंतर विकास होता गया है। इसके साथ ही सैनिक प्रभाव के आधार पर भी कई सारे नगरों का विकास होता है, जहाँ पर छावनी बन जाती हैं। वो ये नगर अधिकतर भारत के अंदर हम जब देखते हैं तो उनका उदाहरण के रूप में रुड़की है, अंबाला है, जोधपुर है, पठानकोट है आदि नगरों का विकास भी सैनिक प्रभाव के आधार पर हुआ है। अब है अन्य तत्व। अन्य तत्व नगरों के विकास में कई सारे कारक आते हैं, जिनमें है जलवायु का, नगर स्थापन का पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर जलवायु अच्छी होगी, यानी कि मनुष्य जीवन जीने के का आधार होगा, वहाँ पर ही अधिकतर नगरों का विकास होगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम उच्च अक्षांश के अंदर कई सारे ऐसे नगर हैं जहाँ पर लोगों का पर्यटक स्थल पर विकास होता है, जैसे कि भारत के अंदर हिमाचल का शिमला है, श्रीनगर है, कुल्लू है, मनाली है। ये ठंडी जलवायु के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख नगर हैं। लेकिन गर्म जलवायु के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जोधपुर है, जैसलमेर है, ये प्रमुख नगर आते हैं। इसी में ऊंचाई व नगरों का स्थापना भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई के आधार पर भी हमारे भारत में कई सारे नगरों का विकास हुआ है, जैसे कि मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, पंचमढ़ी, उटकमंड, शिमला आदि। 3 नगरों के विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। नगरों के उत्थान और विकास के चक्र को वैज्ञानिक विश्लेषण कई सारे विद्वानों ने किया गया है। इन विद्वानों में पैट्रिक गेडिस, ममफोर्ड, ग्रिफिथ टेलर आदि लोगों ने काम किया है। पैट्रिक गेडिस ने नगर के विकास व पतन की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इस जी टेलर महोदय ने नगरों का एक जीवन चक्र बताया है। प्रत्येक नगर किसी विशिष्ट युग की सांस्कृतिक अवस्था और सभ्यता की दशा को प्रकट करता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ममफोर्ड के अनुसार नगरों की विकास की अवस्था को बताने जा रहा हूँ। ममफोर्ड ने 1938 में अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज़ में सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखकर नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था इयोपोलिस। यह अवस्था मानव के आदिम अवस्था से सभ्यता की दिशा में प्रथम कदम रखने का परिचय कराती है, जिसमें पशुपालन तथा कृषि संबंधी कार्यों का विकास प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर पाषाण युगीन संस्कृति देखने को मिलती है। इसमें बड़े व केंद्रीय गांवों का भी विकास हुआ है। इन बड़े गांवों में शिक्षा, संस्कृति, कला आदि का भी विकास हुआ है। इन गांवों को ग्रागर भी कहा जाता है। दूसरी जो अवस्था है वह है पोलिस। इस शब्द का अर्थ कस्बा से है। इस अवस्था में बड़े गांव कस्बे का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों का विकास हो जाता है। साप्ताहिक बाजार लगने लगते हैं। इस अवस्था में श्रम विभाजन का विकास भी होता है। एक परिवार एक प्रकार का कार्य करने लगता है। प्रत्येक परिवार में अपने अपने व्यवसाय
में मास्टरी प्राप्त होती है। मनोरंजन व शिक्षा का कार्य का विकास भी इसमें होता है। इसके अलावा संगीत, चित्रकला आदि कलाओं की सृष्टि का विकास भी होता है। नागरिक विचारों का, भावनाओं का विकास भी होता है। ये पुलिस तथा ग्राम के बीच यातायात, संचार और परिवहन द्वारा संपर्क बनाने शुरू हो जाते हैं। रिहायशी क्षेत्रों में सड़कों व गलियों का निर्माण भी हो जाता है। मंपोर के अनुसार तीसरी जो अवस्था है मेट्रोपोलिस। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते नगर अपने आसपास के नगरों से बड़ा हो जाता है। ये नगर भौतिक सुविधाओं से परिपूर्ण स्थान पर बस गए, जिससे नगरीय विकास को वहाँ पर काफ़ी बल मिला है। इन स्थानों पर यातायात, संचार व परिवहन की सुविधा एकत्र हो जाने से जनसंख्या का जमाव को बल मिला है। इन नगरों में विशेषित कर उद्योग और कलाओं का विकास हुआ है। ये नगर दूरवर्ती क्षेत्रों से भी अपना संबंध स्थापित करने लगते हैं। इन प्रदेशों से अनाज व कच्चा माल इन महानगरों में आना प्रारंभ हो जाता है। विदेशी और अंतर प्रादेशिक विद्यार्थियों, विचारकों और वैज्ञानिकों का इन महानगरों में आना जाना रहता है। इन बड़े नगरों में कारखाने, शिक्षा संस्थानें, व्यापारिक वाणिज्यिक संस्थानों की स्थापना भी होती है। चौथा जो नगर का अवस्था मंफोर्ड के अनुसार है मेगालोपोलिस। यह अवस्था नगर की चरम सीमा को बताती है। व्यापार व धन दानी की वृद्धि से नगर में मकानों का भारी जमाव नजर आता है। नगर में गंदी बस्तियों का उद्भव हो जाता है। जीवन नरकीय हो जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था का अधिक प्रचार प्रसार हो जाता है। नैतिकता का हनन हो जाता है और शक्ति की पूजा होने लग जाती है, जिसमें कला, संस्कृति, साहित्य, शिल्पकला आदि पर धनी वर्गों का अधिकार हो जाता है। नौकरशाही विकसित हो जाती है तथा नगर विराट रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे नगरों में मानव का शोषण मुक्त जीवन विकसित होता हुआ हमें दिखाई देता है। पांचवी जो अवस्था है वह है टायरोनोपोलिस। यह नगर की पांचवी अवस्था है। मानव जीवन के आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सर्वत्र प्रायश्चित्ता का विकास नगरीय जीवन की इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। यह वर्गीय प्रतिस्पर्धा का विकास हो जाता है। व्यापार व वाणिज्य क्षेत्र में कंपटीशन हो जाने लगता है और गांव, कस्बा, उपनगरों तथा समीपवर्ती पृष्ठ प्रदेशों का शोषण प्रारंभ करते हैं। नगरों में खुले स्थानों का अभाव होता है। मकान की कमी, सड़कों पर ट्रैफिक की अनियंत्रित भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। इस नगर में अनेक समस्या पैदा होती है। नगर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संकट में आ जाता है। मंफोर्ड के अनुसार छठी जो अवस्था है नेक्रोपोलिस। इस अवस्था में आकर नगर का पतन अपनी आप हो जाता है। ये पतन किसी न किसी कारण से होता है जो मानव की शक्ति से परे होता है। नगर में अकाल पड़ना, नगरों में महामारी फैलना, युद्ध आदि से प्रभावित होकर विनाश की ओर हो जाता है। इस अवस्था में नगर में सड़कें वीरान नजर आती है। चारों ओर भग्नावशेष ही दिखाई देने लगते हैं। कभी कभार कब्रिस्तान का दृश्य भी हमें नजर आता है। इस प्रकार इस अवस्था में नगर अपनी मृत्यु के समीप पहुंच जाता है। इस तरह से हम नगर की विकास की अवस्था मंफोर्ड के अनुसार समझ चुके हैं। धन्यवाद।